अभिनंदन करते हुए मैं आपके लिए We are here for a national workshop on yoga, meditation and physical activity as a mode of stress management and healthy lifestyle. ये एक टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इज वेरी कॉमन फैक्टर, हम उस पर बाद में आएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल, बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मैं सबसे पहले आप लोगों को हेल्थ की एक मोटा आइडिया देना चाहता हूँ। व्हाट इज हेल्थ, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो WHO ने जो 1948 में हेल्थ की डेफिनेशन दी, उसको कहा दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। केवल रोगों का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना। कई बार हम स्वास्थ्य का मतलब केवल एकाकी अपने तक ले जाते हैं। अपने तक मतलब कि हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर कोई रोग विकार नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिकल्पना है उसके बहुत सारे आयाम हैं जिसके बारे में हमारा ध्यान नहीं जाता, नंबर एक। प्लस दूसरा, जब हम जानते नहीं तो हमारे वो भी नहीं पूरी हो पाती। तो मेन 6 उसके कंसेप्ट हैं, 5 कंसेप्ट: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य या फिजिकल, ये आप सब जानते हैं, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप देख करके समझ करके जान सकते हैं और जिसके गड़बड़ होने पर मूलतः आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं दिखाने के लिए। शारीरिक स्वास्थ्य के अच्छे पैरामीटर्स जो सब जानते हैं कि आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग हो, आपकी मेडिकल पैरामीटर है, हीमोग्लोबिन ठीक हो, ब्लड प्रेशर ठीक हो, या पैरामीटर से भी हट के आए तो सिंपली देखने पर चेहरे पर एक कांति और ओज हो, आपकी टंग क्लीन हो, आपके टूथ क्लीन हो, डाइजेशन प्रॉपर टाइम पे होता हो, ये मोटे मोटे एक लक्षण हैं जिसको जो आपको बता सकते हैं कि फिजिकल एटीट्यूड बता सकते हैं कि आप फिजिकली फिट हैं। दूसरे हम पॉइंट पे आएंगे तो दूसरा जो आप मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य जिसको हम कहते हैं, मेंटल हेल्थ जो भी आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज हैं या जो भी चीज़ें आपके मानसिक स्तर को अफेक्ट करती हैं, जैसे फियर, डर, एंजाइटी, क्रोध, ये जो एटीट्यूड है जो फिजिकली एटीट्यूड नहीं है, दे आर मेंटल एटीट्यूड। आपके ये एटीट्यूड एक ऑप्टिमम लेवल पे होने चाहिए, ना ही भय होना चाहिए, ना ही लोभ होना चाहिए। जो आपके मेंटल एटीट्यूड है वो एक प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल पे हो, दैट इज मेंटल हेल्थ। इसके बाद तीसरे हम पॉइंट पे आते हैं, बौद्धिक स्वास्थ्य। अब बौद्धिक स्वास्थ्य क्या है? ये दिस इज नॉट मेंटल हेल्थ, ये एक कदम उसके ऊपर की बात है। बौद्धिक स्वास्थ्य जो हमारे यहाँ नया एक कंसेप्ट है, इंटेलिजेंस कोशेंट। बौद्धिक स्वास्थ्य आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को अफेक्ट करता है, उसको परिलक्षित करता है, दैट इज बौद्धिक स्वास्थ्य। अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो WHO ने तो बहुत बाद में इसमें हेल्थ के आयाम में इसको जोड़ा है, लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारा सनातन लिटरेचर है या जो हमारा आयुर्वेद का लिटरेचर है, उस लिटरेचर में ये सारी बातें हजारों साल पहले से सम्मिलित है। जो WHO की डेफिनेशन हेल्थ की तो 1948 में आई, 1948 से अभी कितना 150 साल हुआ, लेकिन ये जो हमारा लिटरेचर है आयुर्वेदिक लिटरेचर, इसमें ये हजारों साल से इसके आयाम और इसका नेक्स्ट जो पब्लिक हेल्थ की बात करेंगे वो दोनों हजारों साल पहले सम्मिलित था। अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे बिना अधूरा है।
और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है? जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश करना और उसको पूरा करना, ये हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। आप सब जानते हैं कि एक मंत्र है बहुत पहले ही, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये किस बात को परिलक्षित करता है? सब लोग सुखी हों। क्या जीवन का आपके उद्देश्य है, ये जानकारी, ये चीज, ये भी हेल्थ का एक आयाम है। इसको आप फिलॉसफी ना मानिए, बाकायदे लिखा पढ़िए मैंने। और इसके बाद आखिरी पब्लिक हेल्थ, जो एक वो भी हेल्थ का एक आयाम है। पब्लिक हेल्थ पे सरकारों का जोर इस वक्त बहुत है। सरकारों का जोर इस तरीके से मैं कहूँ, पब्लिक हेल्थ का तात्पर्य ये है कि केवल आपके रहने खाने पीने का इंतजाम हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हेल्थ केयर या हेल्थ सेक्टर पूरा हो गया। प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर हो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल की व्यवस्था हो। आप देखिए अभी नगर निगम में नई योजना हरी भरी, सुबह सीटी मार के कहते हैं कूड़ा निकालो। ये क्या है? ये पब्लिक हेल्थ है। पब्लिक हेल्थ पे गवर्नमेंट तो ध्यान दे रही है, लेकिन पब्लिक हेल्थ ऐसा नहीं है कि एक सरकार या एक व्यक्ति विशेष या एक गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकता। पब्लिक हेल्थ में आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। अपना कंट्रीब्यूशन कब देंगे? अपना कंट्रीब्यूशन तब देंगे जब आपको मालूम होगा कि ये हमारे हेल्थ का एक आयाम है। इस तरह ये WHO की डेफिनेशन है, जिसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ मैं आपको, चूंकि बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं होम्योपैथी की डेफिनेशन तो आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है। आयुर्वेद की जो हेल्थ की डेफिनेशन है, उस आयुर्वेद की हेल्थ की डेफिनेशन का मुख्य कंटेक्स्ट ये है कि हमारा शरीर में जितने भी प्रकार के तत्व हैं उनका एक बैलेंस है, और जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है तो उचित औषधियों और उचित दवाइयों से हम वापस उस बैलेंस को रिस्टोर कर लेते हैं। यही हेल्थ है, ये आयुर्वेद का मेन कंटेक्स्ट है। एज फार एज होम्योपैथी इज कंसर्न, होम्योपैथी का हेल्थ का जो कंसेप्ट है वो इन दोनों से एक स्टेप और ऊपर है। बिकॉज होम्योपैथी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी मेडिकल विधा नहीं है, ना एलोपैथ, ना आयुर्वेद, ना यूनानी, जिसमें मेडिकल के सब्जेक्ट के अलावा फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। होम्योपैथी में एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ होता है होम्योपैथिक फिलॉसफी। होम्योपैथी के जनक जो हैं डॉक्टर मास्टर हैनीमैन, उन्होंने एक बुक लिखी, उसमें प्रोवर्ब के फॉर्म में छोटे छोटे दोहों के नाम पे, जिसको हम लोग एफोरिज्म कहते हैं, एक किताब लिखी। एंड दैट बुक इज नोन एज ऑर्डिनल ऑफ मेडिसिन, एंड दैट बुक इज नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, दैट इज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, जो हेल्थ को अच्छा बनाना चाहता है। उसमें अलग अलग एफोरिज्म में रोग कैसे बढ़ते हैं, रोगों पे बढ़ने पे क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए, किन चीज़ों पर प्रिकॉशन करना चाहिए, एक रोग के बाद दूसरा रोग आए, दोनों मिलकर कैसे बिहेव करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। और अकेला कंसेप्ट रोग, अब आजकल जो रोग का कंसेप्ट है वो रोग का कंसेप्ट है भाई, आपको बीमारी हुई, डॉक्टर ने कहा जांच कराया, जांच के पहले डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है। जांच में कोई बैसिलस आया तो दे एट्रीब्यूटेड कि दिस बैसिलस के कारण आपको ये रोग हुआ। जब तक कोई पॉजिटिव एजेंट नहीं मिलेगा तब तक दे आर नॉट गोइंग टू गिव द नेम ऑफ द डिजीज। लेकिन जो होम्योपैथी का हेल्थ का और डिजीज का कंसेप्ट है, होम्योपैथी का हेल्थ का डिजीज का हेल्थ का कंसेप्ट ये है कि ये हमारा शरीर तो एक केवल बिल्डिंग है, एक्चुअल पर्सन या एक्चुअल चीज वो आत्मा है जो इस बिल्डिंग में रहती है। और जो भी रोग आपको परिलक्षित होते हैं दैट इज नॉट ड्यू टू कि आपका कोई किडनी खराब हो गई या आपका एक हाथ में चोट लगी है। जो परिलक्षित हो रहा है रोग, दैट इज द जो आप लिविंग आत्मा है उस वो कष्ट में है, उसका परिलक्षण बॉडी में हो रहा है। तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ हायर लेवल। तो मॉडर्न साइंस
और हमारी ये आयुर्वेद या होम्योपैथी की जो हेल्थ का कंसेप्ट है, इसमें एक बेसिक अंतर यही है कि दे नीड कॉजेज फॉर डिजीज। उनके लिए बॉडी एक ह्यूमन कॉम्प्लेक्स मशीन है, जबकि हमारे लिए बॉडी ह्यूमन कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं है। बॉडी एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक आत्मा या परमात्मा, ऐसा जो कहते हैं लोग, वो रहती है। वो कष्ट में होती है तब। अब जो गवर्नमेंट अब कर रही है वो हमारे आयुर्वेद के लिटरेचर में सालों पहले ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ये इसका मतलब है। इससे क्या मतलब कन्वे होता है? इससे मतलब कन्वे होता है कि वी आर ऑल वेरी कॉशियस अबाउट पब्लिक हेल्थ, अबाउट आध्यात्मिक हेल्थ, अबाउट बौद्धिक हेल्थ। हम इसके लिए कॉशियस आज से नहीं, हम ये बहुत हजारों वर्षों के पहले, हजारों वर्षों से नहीं। अब हेल्थ इम्पॉर्टेंट क्यों है? हेल्थ इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए मैं महात्मा गांधी का एक लाइन बोलना चाहूँगा, हमारे राष्ट्रपिता। इट इज हेल्थ दैट इज द रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वैसे भी बचपन में हम लोग सुनते थे हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही हमारी पूंजी है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि इस अभी जो बीता कोरोना काल जिसमें लॉकडाउन था, उससे आप लोगों ने क्या सीखा? इस कोरोना काल से जो मुझे सीखने को मिला, या बेसिक कंटेक्स्ट मुझे जो लगता है कि कोरोना काल में सबके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, एवरी लग्जरी, सारी लग्जरी है, लेकिन वो लग्जरी किसी काम की नहीं। आप बाहर आउटिंग पे नहीं जा सकते, आप मूवी में नहीं जा सकते, आप थिएटर नहीं जा सकते। और इस संकट के समय में 6-8 महीनों में जो जिसने अपने स्वास्थ्य को संभाल के रखा या अच्छे स्वास्थ्य के सहारे उस संकट के समय को पार कर गया, तो इसका कुल मिला के मतलब यही हुआ ना कि स्वास्थ्य की बेसिक पूंजी है। अब ये जो आपके टॉपिक है इसका हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पिछले 3-4 वर्षों में बच्चे ज़्यादा जानते होंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज्ञान मिलता है। तो 3-4 वर्षों से हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, ये करो वो करो, इस तरीके की बातें आती हैं। मैं इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया में जितने प्रकार के भी रोग हैं, डिजीजेज हैं, उन डिजीजेस को मेडिकली क्लासिफिकेशन तो यहाँ थोड़ा टफ हो जाएगा। उनको अगर हम 2 ब्रॉड ग्रुप में बांटें मोटा मोटा, तो 2 तरीके के रोग होते हैं, एक क्योरेबल डिजीजेस, एक नॉन क्योरेबल डिजीजेस। क्योरेबल माने जो ठीक होने वाले रोग, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि सर्दी जुकाम 1 हफ्ते में ठीक हो जाए, तो सर्दी जुकाम, पेट दर्द या ऐसे रोग जो क्योरेबल का तात्पर्य ही है कि जो स्वयं से ठीक हो जाते हैं या कुछ औषधियाँ लेने पर आपका शरीर वापस उस नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। दूसरे ऐसे प्रकार के रोग हैं जो नॉन क्योरेबल डिजीजेज हैं। नॉन क्योरेबल डिजीजेज का मतलब है जो ठीक ना होने वाले। और नॉन क्योरेबल डिजीजेस से आप लोग भी भली भांति परिचित होंगे। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मित्रों में आप देखेंगे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लिवर की कई प्रकार की बीमारियां हैं जो नॉन क्योरेबल डिजीज हैं। तो ये ठीक नहीं होती। नॉन क्योरेबल मतलब ठीक नहीं होती। अब ठीक नहीं होती तो उसका करना क्या है? ठीक नहीं होती तो उसका मैनेजमेंट होता है। यू हैव टू मैनेज। नॉन क्योरेबल डिजीजेस का मैनेजमेंट होता है। अब
आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि नॉन क्यूरेबल डिजीजेस में एक बड़ी संख्या है उन रोगों की जो हमारी अनियमित दिनचर्या के कारण होती है। अनियमित दिनचर्या माने अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे डायबिटीज, मोटापा, हार्ट के रोग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये पैदाइशी नहीं होता। दिस कम्स फ्रॉम योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो भाई जब अगर हम जानते हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण इतने रोग हो रहे हैं और ऐसे रोग हो रहे हैं जो ठीक नहीं होने वाले हैं, तो हम अपनी लाइफस्टाइल क्यों ना सुधारें। इसीलिए ये हेल्दी लाइफस्टाइल का कंसेप्ट इधर विगत वर्षों में बहुत ज़्यादा भूमि पर है और हमें करना भी चाहिए। अब हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्थ इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम आप यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हेल्थ की तो वो पूंजी है, वो एक भीड़ है जिसके चारों तरफ हम अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज और अपना जो भी मानवीय क्रियाकलाप है ये शरीर के थ्रू ही तो कर रहे हैं, और शरीर जब स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे होगा। अब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना या ना अपनाना, ये एक बात कहें तो बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। आसान इसलिए है कि आपको इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, लेकिन कठिन इसलिए है कि अगर आप सुबह सो के उठिए तो आपको जल्दी उठना है या देर से उठना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपको सुबह उठ के टहलने जाना है या बिस्तर पर लेटे लेटे फेसबुक व्हाट्सएप चलाना है, ये आपको डिसाइड करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल आप बनाएंगे तभी बनेगी, आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो नहीं बनेगी। सुबह हमको नाश्ते में क्या खाना है ये आपको डिसाइड, ये बहुत छोटी चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत आसान भी है बहुत कठिन भी है। आपको नाश्ते में अंकुरित मूंग, गर्म पानी पीना है या ब्लैक कॉफ़ी पीना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और ये आपको अपनी लाइफस्टाइल में ले आना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ले आना या कोई भी चीज़ छोड़ना ये आपके ऊपर है, और इसके लिए सतत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि इलाहाबाद शहर, हम लोग भी पहले कोचिंग जाते थे। इलाहाबाद शहर में आदमी समोसा भी खाता है तो दो खाता है, कहता है एक में क्या होगा। अगरबत्ती जलाते हैं दो जलाता है, एक में दो। समोसा खाता है दो। आप सोचिए एक समोसा मतलब 252 कैलोरी, दो समोसे मतलब 524 कैलोरी। 524 कैलोरी तो हमने मजाक में खा लिया, अरे भाई साहब दो और खा लिया। 524 मजाक में खा लिया, लेकिन अगर आप इसको टेक्निकली सोचे तो 524 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटे टहलना पड़ेगा, तब वो आपकी 524 कैलोरी बर्न होगी। तब डिसाइड आपको करना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है कि नहीं अपनाना है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर काफ़ी बातचीत होगी, अब फिर से आएंगे इस पर। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस यहाँ के मैं जो है विद्वान शिक्षकों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो है बड़ी चातुर्यता के साथ इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट लिखा। स्ट्रेस क्योर भी लिख सकते थे, स्ट्रेस ठीक हो जाए या स्ट्रेस कुछ और भी, लेकिन इन्होंने लिखा मैनेजमेंट, बिकॉज यही यहाँ प्रॉपर सेट होता है। स्ट्रेस माने तनाव। तनाव आपके जीवन में या हमारे जीवन में हर पल है, नाम से ही स्ट्रेस की इनकी तनाव माने खींचातान। आपकी मानसिक स्थिति, आपकी फिजिकल स्थिति में जो खींचतान है दैट इज स्ट्रेस। एक अंतर्द्वंद है, मन में कुछ और ऐसा होना चाहिए लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। स्ट्रेस आता क्यों? स्ट्रेस आता है आपको लाइफ, डेली लाइफ इज ऑलवेज चैलेंजिंग एंड
स्फीयर इज वेरी चैलेंजिंग। परिवार है, घर है, बच्चे हैं, स्कूल है, ऑफिस है, हर जगह सारा कुछ आपके मेंटल सेटअप और बाहर जो ओरिजिनल मौजूद है, दोनों में आपको सामंजस्य बैठाना है। जहाँ सामंजस्य नहीं बैठता है वहीं स्ट्रेस आता है। तो अब स्ट्रेस ठीक तो हो नहीं सकता पहली बात, और स्ट्रेस ठीक होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कोई भी नया काम या कोई भी काम करने में थोड़ा बहुत स्ट्रेस बहुत आवश्यक है। अगर आपके स्ट्रेस आवश्यक नहीं रहेंगे तो वो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आवश्यक है, तो स्ट्रेस को क्योर कर देंगे तो हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको एक ऑप्टिमम लेवल, जिसको कहते हैं संतुलन, एक संतुलन में ले आए कि ना ही हमको स्ट्रेस से आगे की परेशानी हो, ना ही हमारा जो ओरिजिनल काम जो करना है वो बिगड़ जाए। स्ट्रेस के इफेक्ट्स बहुत हैं। स्ट्रेस आपको जो है आपकी प्रोडक्टिविटी को घटाता है, आपके मूड को ऑल्टर करता है, और स्ट्रेस को कहें तो स्ट्रेस इज बेसिक गेटवे फॉर न्यूमरस डिजीजेस, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल इलनेसेस, जितने सारे रोग आपने मेंटल स्फीयर में जो सुने हैं उनका बेसिक यही रास्ता है, यहीं से होकर वो आगे बढ़ती है। अब स्ट्रेस के फैक्टर्स के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। स्ट्रेस के फैक्टर्स मल्टीपल हैं, सुबह से लेकर शाम तक है। मैं कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के अपार्ट फ्रॉम दिस योगा, मेडिटेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये तो बेसिक थीम है, इसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं डिस्कस स्ट्रेस मैनेजमेंट को, कुछ और भी फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं, आप अपनी लाइफ में अपनाइए, आराम से चीज़ें निकल जाएगी। स्ट्रेस एक ऑप्टिमल लेवल पे रहेगा, आप प्रोडक्टिव रहेंगे, आपका मूड स्विंग नहीं होगा। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है कि जो भी अगर स्ट्रेस दे रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेस कौन दे रहा है, स्ट्रेसर क्या है। आपका वर्क है, आपकी लाइफ है, आपका फैमिली है, क्या चीज़ स्ट्रेस दे रहा है। स्ट्रेस देने वाले को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप स्ट्रेस देने वाले को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब आप उसको दूर कैसे करेंगे या मैनेज कैसे करेंगे, एक चीज़। दूसरा, एक आप फॉलो करिए 4A। 4A का तात्पर्य है अवॉइड, ऑल्टर, अडैप्ट एंड एक्सेप्ट। अवॉइड का मतलब है जो अननेसेसरी स्ट्रेस देने वाली चीज़ें आप उनको अवॉइड करिए। हमारी माता जी भी कहा करती थी कि अगर मालूम है कि इस रास्ते पे कांटे पड़े हुए हैं, कोई ज़रूरी है उधर से जाना, आप दूसरी तरफ से जाओ। तो अननेसेसरी, और आज के ज़माने में अननेसेसरी स्ट्रेस हम सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। बच्चा हमारा, हमने एडमिशन करा दिया स्कूल में, वहाँ अच्छा स्कूल है, अच्छा वो है, पढ़ाने का सिस्टम है, उसके बाद भी हम स्ट्रेस लिए हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़े। भाई आपको जो करना था आपने कर दिया, अननेसेसरी स्ट्रेस उसका लेके आप कब तक कैरी करेंगे। तो अवॉइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ऑल्टर, मतलब अगर उसका कोई दूसरा रास्ता निकल आया हो। तीसरा, अडैप्ट। अडैप्ट का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वैसी ही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और अगर वो स्ट्रेस आपको दे रही है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अडैप्ट हो जाना चाहिए, मतलब अपने को चेंज कर लेना चाहिए। इलाहाबाद शहर था, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार लोग दौड़ाते थे, अब हर 10 सेकेंड पे जो है आपको रेड लाइट लग गई है, अगर ये आपको 10 सेकेंड पे रोकना है गाड़ी, अगर आप इसको स्ट्रेस माने तब तो आप बेफालतू का इस ऑफिस पहुँचने के पहले स्ट्रेस ले लिया। आप उसके अकॉर्डिंग अडैप्ट कर लीजिए, जान लीजिए भैया अब इसी तरह जीवन में चलना है। रेड लाइट आए, गाड़ी का इग्निशन बंद करिए, तेल बचाइए, एयर पोल्यूशन कम होगा, गाने सुनिए, कुछ भी करिए। अब उस अकॉर्ड आप उसको बदल नहीं सकते, वो सिस्टम आ गया है, यू कांट चेंज दैट, तो आपको उसके हिसाब से अडैप्ट हो जाना चाहिए। डार्विन का भी सिद्धांत था कि जो प्रकृति के हिसाब से अडैप्ट होगा वही जिंदा रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। और
सबसे लास्ट एक्सेप्ट, वही बात है कि थिंग्स विच यू कांट चेंज डोंट ट्राई टू कंट्रोल, अनकंट्रोल, जो अनकंट्रोल्ड है उसको कंट्रोल मत करिए। इसके अलावा स्ट्रेस को दूर करने के बहुत सारे, आप फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम दीजिए, गैजेट से दूर रहिए। बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा गैजेट, खाना खाए बिस्तर पे पड़े, फ़ोन मोबाइल, रात में 3 बजे तक अपने माँ बाप के पास जाके नहीं बैठ सकते, उनके पास टाइम ही नहीं। कुछ नहीं हो रहा है, आप गार्डनिंग करिए, आपकी जो पैशन है उसको करिए। कम से कम एक वर्चुअल दुनिया में घुस के आप अपना सारा टाइम उसमें वेस्ट कर दे रहे हैं और ऊपर से स्ट्रेस भी ले रहे हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाइट एंड स्लीप, भोजन का हमारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। हम ये सोचते नहीं हैं ना समझते हैं, लेकिन जो पहले के लोग थे जो कहा करते थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अच्छा खाओ, उस पर फोकस करते थे। वो अब ज़माना गया, अब बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन इस पे हैं। दे आर, मैं आपको बता दूँ, मैगी जो खाते हैं लोग, मैगी की फूड वैल्यू 0 है, फूड वैल्यू 0। आपने 20 का पैकेट ले आया, गैस जलाई, बनाया, खाया, लेकिन फूड वैल्यू 0। उसके अलावा नुकसान ज़्यादा है। वो जो मैदा है, जो आपका आटा 4 घंटे में पच के निकल जाता है, वो मैदा पच के निकलने में 18 घंटे लगाता है, पच जाती है, आपके पेट के ऊपर लोड नहीं है। मैदा है 15-16 घंटे लेता है, नॉनवेज है 32 से 36 घंटे लेता है। जो चीज़ 24 घंटे में बाहर निकल जानी चाहिए, वो 36 घंटे पड़े हुए तो आपके सिस्टम में क्या असर डाली, यू कांट इमेजिन। और नेक्स्ट स्लीप तो ऊपर वाले ने बनाया है हमारे शरीर को रीजनरेट करने के लिए। दिन भर जो टूट हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, उसको मैनेज करने के लिए एक तरीके से जीवन शक्ति है स्लीप। तो अच्छी नींद भी आपके स्लीप को, अच्छी नींद आपके स्ट्रेस को भगाएगी। और स्ट्रेस में पहला कॉमन सिम्टम यही होता है कि जब हमको अपनी नींद के लिए स्ट्रगल करना पड़े, दैट मीन यू आर स्ट्रेस्ड, यू हैव टू डू समथिंग। उसके अलावा डीप ब्रीथिंग, जो कि एक योगा का पार्ट है, उस पर मैं अभी आ रहा हूँ। लाफ्टर थेरेपी, इस तरीके की कई सारी थेरेपी है जिसको आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ले सकते हैं। अब हम सब आपके मेन टॉपिक पे आते हैं कि हाउ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज इज इम्पॉर्टेंट इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अचीविंग हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं जो ये दर्शाती हैं कि फिजिकल एक्टिविटी जितनी, जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनको अच्छी स्लीप आती है। दिस इज अ नोन फैक्टर, दिस इज वाई ऑफ नर्व आती है जो कि आपके सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। आपको दौड़ना है, भागना है, क्या करना है, उसको कंट्रोल करती है। लेकिन ये सिस्टम हमारे कंट्रोल में कुछ पार्ट तक, सम पार्ट इसका हमारे कंट्रोल में है। लेकिन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है? आपके सामने मान लीजिए कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन आई, आपके यहाँ सांप निकल आया, सांप निकल आया, आदमी, सांप निकलने में क्या होगा? ये सिंपैथेटिक सिस्टम आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, आपके दौड़ने वाली, जो सांप निकले बट ऑब्वियस बात आदमी बाहर भागेगा, तो आपका जो दौड़ने का apparatus है, पैर है, हाथ है, उससे ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा। इस तरीके की चीजें, मतलब ये एनर्जी, ये एक तरीके का हार्मोन सीक्रेट करते हैं दैट कम्स विद इन अ सेकेंड। उसको हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। या तो लड़ो या तो भागो, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो
इसका अपोजिट है, वो चीज़ों को शूट डाउन करता है, ब्लड प्रेशर लो कर देगा, आपको काम कर देगा, सिस्टम जिम्मेदार है। और बाद में वो सिचुएशन खत्म हो जाए तो पैरासिम्पैथेटिक उसको मैनेज करता है। ये दोनों एक साइकिल की तरह हैं जो आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन से चलते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं, हमारी जो मानसिक स्थिति इस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं, दैट इज ऑटोनॉमस सिस्टम। लेकिन योगा, मेडिटेशन या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये आपके उस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे असर डालती है। योगा का कंसेप्ट हमारे पास 5000 सालों से था, हम उसको भूल गए। ये तो भला हो देश के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने योगा दिवस, कब है योगा दिवस आप लोग को मालूम है? आपके यहाँ योगा के एक एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर भास्कर शुक्ला जी। तो योगा ये अब योगा की इतनी इम्पोर्टेंस हो गई कि अब इंटरनेशनली वो योग दिवस है। इम्पोर्टेंस इसीलिए हो गई है, जो रोगों की प्रगति है या रोग जो है वो हमारे सारे सिस्टम एग्जॉस्ट करने के बाद भी ठीक नहीं होते, और खासकर इस तरीके की जैसे जो स्ट्रेस है या स्ट्रेस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से स्ट्रेस एनवायरमेंट में एडजस्ट हो गई। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए रहे तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म मतलब वो पेनफुल सिचुएशन गुजरी, आपका शरीर नॉर्मल आ गया। लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाता है, मतलब वो लगातार मौजूद है, क्रॉनिक हो जाता है तो आपका शरीर हमेशा अलर्ट है, वो डेंजर नहीं भी मौजूद है तो भी अलर्ट है, तो भी अलर्ट है, तो इसमें हमारी शरीर की एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारा चीज़ों को देखने का नजरिया, क्योंकि ऑलरेडी डेंजर नहीं है फिर भी हमारा शरीर अलर्ट मोड है हमेशा। जो चीज़ अलर्ट मोड में थोड़े समय के लिए होनी चाहिए। और हमने अभी आपको बताया ब्रीदिंग टेक्निक से आप जो सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है उसको भी आप पैसिवली एफर्ट कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग रन स्ट्रेस से या ऐसे रोगों से बच सकते हैं। तो प्राणायाम के बाद जो ये मेडिटेशन, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा, ये अलग नहीं है। मेडिटेशन या ध्यान या अवधान, ध्यान का मतलब शब्द से ही मतलब इसका निकल के आता है किसी एक चीज पे फोकस करना। हम अपने चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बाहरी किसी ऑब्जेक्ट को या मन के किसी ऑब्जेक्ट को या किसी थॉट को हम ध्यान देते हैं। कहते हैं ना ध्यान देना, तो ध्यान देना वाला ध्यान नहीं है, ये ध्यान है कि हम उस पर्टिकुलर थॉट या ऑब्जेक्ट पे एकदम से पिन पॉइंट हो जाए। इसका तात्पर्य ये है कि हम अपनी सारी एनर्जी जो एक्टिविटी और कार्डियो, इट ओनली अलाइन one dimension either, and today nowadays there are specialized gym, they only align your one muscle or one joint, लेकिन but we have this yoga, God knows इस बीच में गायब कैसे हो गया कि 6000 सालों 5000 सालों से जैन आए, बुद्ध आए, सबसे एक कम्युनिटी सिस्टम डेवलप हुआ, and that is aligning major part of health, the health concept which WHO is giving from last 150 years, and we are having that rich concept from 3000 years and we are not taking care of that. It aligns all your physical, mental, spiritual, all your concepts. Lastly, there are multiple ways of meditation, which Dr. Bhaskar Shukla will better tell. Guided meditation, mantra meditation, and multi forms of meditation. Important known facts about meditation. Meditation में जब हम meditation में सबसे पहला बात तो breathing control exercises, then we do meditation. तो उसमें जो नॉन मेडिकल फैक्ट्स है वो भी मैं आपको उसके सपोर्ट में बता देना चाहता हूँ। When we do
do meditation, we absorb more oxygen. There is decreased level of cortisol hormone. Cortisol hormone is stress-giving hormone. Your mind ages at a slow rate. Your creativity increases, and you better respond to your stress management. Hopefully, I have given you an insight of this yoga meditation and physical activity as a mode of stress management and healthy lifestyle. Thank you for being calm, for hearing me. और मैं प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी और यहाँ के शिक्षकों का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप उसको चाहें तो एक पेपर में लिख के वीडियो गेम बताइए, मैं उसको जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे, तो प्री लंच सेशन। पोस्ट लंच सेशन में हम लोग आज भ्रमण का कार्यक्रम रखा है, तो आप लोग वो घुमाने ले चलेंगे। मानसिक यात्रा करवाएंगे आपको और इंडिया घुमाएंगे। जहाँ आप नहीं गए हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, अगर जिसका पासपोर्ट बना हुआ है, हम उनको इंडिया के बाहर भी ले चलेंगे। आपने देखा बहुत सिस्टमेटिक डॉक्टर साहब ने बताया और एक एक पॉइंट को इन्होंने कवर किया। डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं इतनी देर करीब 2 से 3 घंटा इन्होंने तैयार भी किया था, तो हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये स्ट्रेसफुल हो जाएगा, स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब ने पीपीटी नहीं ली, उन्होंने अपने जो टॉपिक के साथ बात करी और सबसे खास बात रही कि हमारा कल समाप्त भी हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ने हर एक पॉइंट पे योग, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थी लाइफस्टाइल सब पे बात करी। और आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से जब हमने कहा कि हमें लेक्चर लेना है, तो डॉक्टर साहब भी हमारे लिए एग्जाम्पल, इन्होंने 25 kg वेट लॉस किया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बुलाना जरूरी है जो हमारे लिए एक मोटिवेशन हो। और इन्होंने बहुत खाने पीने के बहुत शौकीन आदमी हैं और इन्होंने बहुत चीज़ें छोड़ दी। आपके पास एग्जाम्पल अभी जैसा भी है, आप आज में खाना बंद कर दीजिए। ऐसा डॉक्टर साहब का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जीना चाहते हैं, जैसे बताया आपने, डीप फ्राइड जितनी है, हमारे यहाँ फूड साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, बता सकते हैं कि एक पूरी 250 कैलोरी आपको बनाती है। अगर आपने 8 पूरी खाई, कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं है और ये सब चीज़ मैनेज करनी है। इससे रिलेटेड कोई आपका प्रश्न हो, होम्योपैथ से रिलेटेड कैसे ठीक करता है, कोई प्रश्न है आपको? बेटा प्लीज। वो डिजीज है जो कि सीजन चेंज होने पर बढ़ता है, ठंड से बढ़ेगा। अगेन मैं ये कहूँगा, तो मैंने सर ने बहुत सही बताया कि आप प्रिपेयर फॉर 2.5 to 3 hours, लेकिन समय का वो ही बचे मैंने इसमें लॉकडाउन किया। अगेन मैं ये कहूँगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एटलीस्ट टेक 1 स्टेप टुवर्ड हेल्दी लाइफस्टाइल टुडे। कम से कम एक स्टेप तो आज आप लोग अपना लिए। मेरा बोलना शॉर्ट हो गया। एंड सर्वाइकल के लिए हड्डियाँ दी है, जिसके ऊपर आपका 4 किलो 5 किलो का सर है, वो वैसे महसूस नहीं होता, लेकिन जब कोई सोता बच्चा आप पकड़ लीजिए ना, उसका सर इतना भारी लगता है शरीर से ज़्यादा। तो वो 7 हड्डियाँ उस भारी सर को 24 घंटे लिए हुए, और भगवान ने एक बार स्माइल बना दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आप ठंडा बचाइए, ठंड का एक्सपोजर बचाइए और ठीक भी रहिए, तो भी सर्वाइकल की एक्सरसाइज करिए। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इट विल बी ग्रोइंग। जिस प्रकार हमारा श्वास है, उसी तरह रोग भी अपनी अपनी स्पीड से बढ़ते हैं। अगर ये आपकी जिम्मेदारी कि आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, जो आपके पास जो कुछ बचा है उसको वहीं पर सुरक्षित करें। और कोई प्रश्न हो? हम लोग अभी 7 दिनों में जो अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहे थे, किसी ने
योगा बताया, किसी ने मेडिटेशन बताया, किसी ने फिजिकल एक्टिविटीज, आपने सारी चीज़ों का सेलेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, एक कड़ी डाल दिया जिसको आपको मना करना चाहते हैं। मेरा प्रश्न जो है आपसे, एक तो ये हम सुन रहे थे अभी शुरू कार्यक्रम में कि खाना खाने के 4 घंटे बाद आपने जो कभी जो भी किया है उनको बताई गई प्रैक्टिकल सेशन में वो आप कर सकते हैं। मेरा ये पूछना था आपसे कि फल लेते हैं, अगर आप शाम को यहाँ से जाके जाके मांझियाम फल लेते हैं नहीं मिलेगा क्योंकि लंच में कम जाएगा, फल लेने के कितनी देर लगता है, इसका भी कोई टाइम There is some exercise is always better than no exercise. जितने यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं सब आज प्लान करेंगे, मेरे को मोटिवेशन देने तो सबने प्लान भी कर लिया होगा कि कल से मैं टहलने जाऊँगा, लेकिन कहेंगे कि आज देर हो गई है परसों से करेंगे, या अब 6 बजे टहलना तो 6 बजे धूप निकल आई। ऐसा ये है कि जनरल रूल कि आप एम्प्टी स्टमक जितनी भी एक्सरसाइजेज है, चाहे वो योगा हो चाहे मेडिटेशन है या फिजिकल एक्सरसाइजेज है, इसमें भाई हम अपनी सांस का उपयोग करते हैं। सांस के लिए शरीर में स्ट्रेस की मसल्स बनानी चाहिए जो कि उपयोग करती है, लेकिन व्हेन वी डू एक्सरसाइज तो उसके अलावा एसेसरी मसल्स भी उसमें सहयोग करती है उस डिमांड को पूरा करने के लिए। एसेसरी मसल में आपकी गले की मसल, ये तरीके की मसल आती है, प्लस आपके पेट की बहुत इम्पोर्टेंट मसल है जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी मैंने बताया ना, पेट कम करने का भी आप वजन को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है या हम फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं, हमारी हार्ट ये चेस्ट मसल जब उसको कंपनसेट नहीं कर पाती है तो हम बट ऑब्वियस बात है एब्डोमिनल मसल को यूज़ करते हैं उसको ब्रीदिंग लेने के लिए। अब यहाँ पे आपके सवाल का आंसर है कि जब भी आपके पेट में कोई चीज़ आप पच गया, लेकिन वो जब आपके पेट में भाई स्टमक से तो निकल गया लेकिन बड़ी आंतों में नीचे है ना, ये हमारा पेट पर एक झोला है, उसी में सब आंखें भरी हुई हैं, कुछ ना कुछ उसमें पड़ा हुआ है। जब एब्डोमिनल आप ब्रीदिंग करेंगे फिजिकल एक्टिविटी में तो जो डाइजेशन है वो हैम्पर होगा। डाइजेशन के लिए एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए, उसका एक फिजिकल फिट फंडा है कि स्टमक में रहेगा तो यहाँ 40 मिनट रहेगा तो उसके बाद बड़ी आंतों में जाएगा, तो उस हिसाब से ब्लड की सप्लाई होती है, 40 मिनट स्टमक की तरफ ज़्यादा फिर बड़ी आंतों की तरफ ज़्यादा, और उस बीच आपने फिजिकल एक्टिविटी की, एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज की, तो जो आपका वो ब्लड सप्लाई उधर जानी है वो आप इस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। एक्सरसाइज करें चाहिए कोई हुजूम नहीं, हम सफर चाहिए कोई हुजूम नहीं, एक मुसाफिर है काफिला मेरा, तो आप काफिले के बराबर मुसाफिर हैं। शुरू जब भी कोई व्यक्ति कोई भी चीज, चाहे गांधी जी ने शुरू किया तो लोग उनको बड़ा परेशान किए, बहुत एक समय आया कि गांधी जी के साथ कुछ करना शुरू कर दिए। आज मैं बात करूँगा अपने पीएम साहब की जितनी योजनाएं हैं वो हंसते हैं। अभी आया खेलो इंडिया, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया क्योंकि हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप खेलो इंडिया के स्कीम पढ़ेंगे ना तो रूरल एरिया में जो बच्चे खेलते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिलती वो सुविधाओं को उन्होंने दिया है। अब हमारे यहाँ क्या है कि हर चीज़ का पहले आलोचना हो जाती है, कोई चीज़ शुरू करिए आलोचक आपके साथ बड़े अच्छे लोग बैठ जाएंगे, बढ़िया पानी पिएंगे, बढ़िया आपको याद करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखिए फिट इंडिया मूवमेंट किया। आपको ध्यान हो हम लोग ने शासन के कई कार्यक्रम कराए फिट इंडिया, और आपको लगा नहीं यार अच्छी चीज़ है, आपको लगता है कि हमें ये करना चाहिए। और सबसे जो खास बात आप लोग के साथ है कि आप लोग फिजिकल भी इन्वॉल्व हैं और मेंटल भी इन्वॉल्व हैं। हमारा इस वर्कशॉप का सबसे बड़ा ध्येय कि आप लोग कुछ भी न करते हुए, मैंने कल भी अब जब भी लेक्चर में जब भी किसी की बात हुई, आप लोग आधा घंटा से 1 घंटा अपने शरीर को मोबाइल से दूर रखकर, मोबाइल को दूर रखकर किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, स्कीपिंग करिए। आपकी 20 से 25 से 30 मिनट की आपकी जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज आपके अंदर, यानी आपकी जो पल्स रेट है 120 पल्स होनी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं कितनी पल्स होती है हमारी नॉर्मल सामान्य व्यक्ति की 72,
लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं, 1 महीने बाद अपनी पल्स चेक करेंगे, हो सकता है वो आपकी पल्स 72 से कम होकर 64, 68, 60, इवन जो फिटेस्ट मैन है वो मैराथन एक रनर है, उसकी 36 पल्स रेट चलती है 1 मिनट। अब आप देखिए, जिसकी पल्स रेट कम चलेगी उसका बीपी कंट्रोल रहता है, उसको गुस्सा, आपकी जब बीपी बढ़ता है, पल्स कितनी चलेगी 130, 140, और आप उस समय को दौड़ते हैं, मतलब हम लोग ब्रिस्क वॉक बोलते हैं या हम लोग जॉगिंग बोलते हैं, रनिंग बोलते हैं, जिसमें पूरा पैर का एक्शन होता है, और जब दौड़ते हैं तो हमारा केवल टो का एक्शन होता है। आप देखिए दौड़ने वाले में किसी भी आप जानवर का वीडियो देखिए, वो लगता है हवा में दौड़ रहा है, वो टो को टच करता हुआ जब आप जॉग करते हैं, वॉक करते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा फंडा है 120 पल्स रेट के हिसाब से आप 20 मिनट टू 30 मिनट वॉक करिए, लेकिन जैसे किसी इससे पहले लेक्चर में बताया कि आप उसमें गाना लगा पाए, उसमें बात ना कर पाए, इसका मतलब आपकी 120 पल्स रेट एक हम लोग व्यवहारिक रूप से चेक करते हैं। लेकिन आप चाहें तो कुछ अच्छे भले लोग हैं जो पल्स रेट को चलते चलते भी चेक कर सकते हैं। 10 सेकंड चेक किया, मतलब 10 सेकंड में आपकी चल रही 12, यानी 12 आपका 60 को 12 चल 72, यानी इतनी हमारी पल्स रेट चल रही है, हम एवरेज लगा के चलते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड तो आपका फिजिकल फिटनेस का है। और खास तौर पर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं सबका टेस्ट अच्छा नहीं है, और जितनी खराब चीजें उसका सबसे अच्छा टेस्ट है। आप बच्चों में देखिए, दूध नहीं पिएंगे, चना नहीं खाएंगे, मूंगफली नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? जो आप फास्ट फूड दे दिए उसको महक से जाते हैं कि हमें ये खाना है। तो कहने का मतलब, जब आप शुरू करते हैं किसी भी कार्य को तो आपको दिक्कत होना शुरू होती है, लेकिन आप शुरू करेंगे, मान के चलिए, मतलब मैंने शुरू में जब चहल मैडम आई तो देखा नहीं उनको, आपने जिन्होंने पहले भी देखा, उन्होंने 50 किलोमीटर साइकिल चला। हमारे बीच में अमित जी हैं, वो साइकिल से यहाँ आते जाते हैं, हमारे अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने कम से कम 20 से 25 किलो वेट लॉस करने, जायसवाल जी दिल्ली कॉलेज में, और उन्हें मैंने जब देखा तो पहचानना मुश्किल होगा, तो शुरू किया उन्होंने, कोई बात नहीं। और कहते भी हैं, अध्यापक हैं, साइकिल से चल रहे, पैसा बचा रहे, अच्छा कर रहे, पैसा बचा रहे। फिजिकल फिटनेस भी, पेट्रोल भी, और सबसे खास बात है डॉक्टर का पैसा। उस पैसे को कहीं अगर जैसे बोलते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या हुआ? आपने पैसा कहाँ से कमाया? अपने स्वास्थ्य से कमाया, खर्च नहीं किया डॉक्टर के ऊपर। तो मेरा देखिए, जब डॉक्टर साहब ने बताया जो आपका क्योर हो सकता है, जो नहीं क्योर हो सकता है, भाग्य दुर्भाग्य किसी के साथ भी, तो केवल ऐसा चीज हम क्यों करें जिससे हमें ऐसी जरूरत पड़े। आप देखिए, आप कोशिश करेंगे, मुझे लगता है आप सभी लोग इस वर्कशॉप के बाद जरूर इन्वॉल्व होंगे, और अपने बच्चों के साथ भी कोशिश करिए, कुछ चीजें ऐड ऑन करिए। जैसे मैंने बताया था वज्रासन, रात को सोते समय सब लोग करिए। प्राणायाम हमेशा एक ट्रेन व्यक्ति के अंदर करिए, लेकिन आप डांस कर सकते हैं, बच्चों के साथ आप डांस करिए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप उससे अच्छी कोई एक्टिविटी नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप देखिए एरोबिक्स का आप सीटी लगा दीजिए, आज के समय हर चीज सामने आ जाती, टीवी पे आपने लगा दिया, और उसके मूवमेंट्स करिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, पहले अपने पे हंसी आएगी, 20 दिन 25 दिन महीने भर बाद मैं ऐसे लोगों जानता हूँ जो 60-65 प्लस वाले हैं, रोज 1 घंटा एरोबिक्स करते हैं, और उनकी एज आप नहीं बता सकते। तो एजिंग का भी फर्क पड़ता है, और खासतौर पे काफी चीजों को हम लोग मैनेज करते हैं। और कोई आपका प्रश्न हो तो प्लीज, क्योंकि हम इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर भी शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा पोस्ट लंच भ्रमण का कार्यक्रम है, तो हम लोग इसी में इसको समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं प्रिंसिपल मैम से निवेदन करूंगा कि हमारे डॉक्टर को हमारे कार्यक्रम की तरफ से, कार्यशाला की ओर से अभी जाइए नहीं, आप लोग बैठिए, अभी बैठ जाइए।